के रूप में मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस। और वहीं आज की पहली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, आज बिहार बंद का ऐलान किया गया है एनडीए की तरफ से। जो हाल ही में राहुल गांधी की वोट जोड़ो यात्रा के दौरान पीएम मोदी और उनकी माताश्री को गालियां दी गई, अपशब्द बोले गए, तो उसके विरोध में आज एनडीए बिहार बंद का ऐलान किया है। चलिए राहत भरी खबर आ गई। जीएसटी परिषद की जो 56वीं बैठक शुरू हुई, उसके फैसलों का ऐलान आखिरकार आज हो चुका है। बीती देर रात ही सरकार ने अनाउंसमेंट में कहा कि जीएसटी की इसी महीने 22 सितंबर से 2 स्लैब वाला सिस्टम लागू हो जाएगा, यानी 2 ही दरें लागू होगी, 5% और 18%। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कि दूध, रोटी और पिज्जा इस तरह की चीजें अब बिल्कुल जीएसटी फ्री रहेगी। सीमेंट पर भी जीएसटी टैक्स को 28% से घटाकर 18% ही कर दिया, तो इससे लोगों का मकान बनवाना भी सस्ता होगा। आखिरकार जीएसटी काउंसिल की जो बीते दिन बैठक शुरू हुई, उसमें 12% और 28% वाले स्लैब को हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। ये जानकारी खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि मौजूदा जीएसटी स्ट्रक्चर को सरल बनाने के लिए अब 2 ही स्लैब लागू किए जाएंगे 22 सितंबर से, 5 और 18% वाला। और सरकार के इस फैसले से करीब 175 तरह के आइटम्स सस्ते होंगे। हालांकि ये 5-18 के अलावा एक और जीएसटी स्लैब रहेगा। कुछ लग्जरी आइटम्स और जो तंबाकू, गुटखा, सिगरेट वगैरह ये प्रोडक्ट्स होते हैं, इन पर 40% जीएसटी लगाया जाएगा। वैसे तो ये जीएसटी मीटिंग 2 दिन होनी थी, लेकिन इसको एक ही दिन में समाप्त कर दिया गया और सरकार ने फैसलों का भी ऐलान कर दिया। और इस जीएसटी मीटिंग की बैठक में क्या क्या हाइलाइट्स रहे, इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब सरकार के इस फैसले से टोटल 175 तरह के आइटम्स पर जीएसटी की दरों में कटौती आएगी, यानी रोजमर्रा की लाइफ में काम आने वाली ढेर सारी चीजें सस्ती होगी। जैसे काफी फूड आइटम हो गए, बादाम, स्नैक्स, रेडी टू ईट आइटम, जेम, घी, मक्खन, अचार, मुरबा, चटनी, ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एसी, फ्रीज, रेफ्रिजरेटर वगैरह, गाड़ियां वगैरह, समझ रहे हो, ढेर सारी चीजें जो रोजमर्रा की लाइफ में काम आती हैं, तो वो अब सस्ती देखने को मिलेगी। और ये देश में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बदलाव रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि जीएसटी स्थिर रहे और स्थायी रहे। हम जीएसटी के मुआवजे को लेकर भी कदम बढ़ा रहे हैं। दूध, छेना, पनीर वगैरह इस तरह के डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। रोटी, पराठे वगैरह को भी कर से मुक्ति दी गई है। और भी किन किन चीजों पर अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको, जिससे कि ये चीजें अब आपको सस्ती मिलेगी, तो कुछ और आइटम्स की लिस्ट आप देख सकते हैं। एक तो खाद्य पदार्थों पर सरकार ने बड़ी राहत दी है। मक्खन, घी, बटर, ऑयल, चीज वगैरह, ये सब चीजों पर जो अभी टैक्स 18% या 12% था, उसको भी घटाकर 5% ही कर दिया। इसके अलावा भी खजूर, अंजीर, आम, संतरा, नींबू जैसे सूखे फलों पर भी जो जीएसटी पहले 12% देना पड़ता था, तो अब 5% ही लगेगा। और कुछ चीजों पर जहां पहले 5% था, उन पर अब बिल्कुल 0% टैक्स लगेगा, यानी वो जीएसटी से बिल्कुल ही बाहर हो जाएगी। और भी कुछ आइटम्स देख सकते हैं जो 12 से 18 स्लैब से 5% वाले स्लैब में आ गए। और कुछ मांस, मछली और अन्य समुद्री उत्पाद, ये चीजें भी सस्ती होगी, इन पर भी जीएसटी टैक्स में कटौती हुई है। तो अभी जो नवरात्रि, दीपावली वगैरह का त्योहारी सीजन आने वाला है, इससे पहले सरकार की तरफ से आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए ये शानदार फैसला लिया गया। ठीक है। और ये जो दोस्तों जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक हुई, उधर 8 विपक्षी राज्यों की भी बैठक हुई, जिन्होंने वित्त मंत्री के सामने कई अपनी मांगे भी रखी। विपक्ष की इस रणनीतिक बैठक में तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड जैसे राज्यों के वित्त मंत्री या प्रतिनिधि शामिल हुए। और 2500 रुपए तक के जूते, चप्पल और परिधानों पर भी जीएसटी घटाकर 5% कर दिया है। बाकी कुछ और ये डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं दोस्तों। पहले जो टोटल जीएसटी के 4 स्लैब थे, 5, 18, 12 और 28, ये चारों घटकर अब सिर्फ 2 ही स्लैब रह जाएंगे, केवल 5 और 18। और जीएसटी में इस बदलाव के बाद अब आम आदमी को कितना टैक्स देना पड़ेगा, कितनी महंगाई से राहत मिलेगी, इस बाबत कुछ अलग अलग चीजों की टैक्स डिटेल जानकारी भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। ओके, और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए सेक्टर पर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत का सेवा क्षेत्र बीते 14 सालों में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ा। बीते महीने अगस्त में सर्विस सेक्टर का पीएमआई 62.9 पर पहुंच चुका है, यानी भारत के सर्विस सेक्टर की ग्रोथ बहुत ही अच्छी रही है। बीते 15 सालों के नए हाई लेवल पर पहुंची है। नए ऑर्डर और अंतर्राष्ट्रीय मांग से सर्विस सेक्टर में ये मजबूती देखी जा रही है। और वहीं क्रिसिल की भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में $33.2 अरब पहुंचा रेमिटेंस। सेवा निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। किसानों के लिए सरकार ने नया प्लान बनाया। एमएसपी पर कपास खरीद के लिए देश भर में 550 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। गिरिराज सिंह ने समीक्षा बैठक भी की है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में 49.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा। ये भी सरकार की तरफ से डेटा जारी किए गए। और वहीं दोस्तों सोने की महंगाई पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1.25 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक जा सकते हैं सोने के भाव। दरअसल बीते दिन से ये आपको पता होगा सोने के भाव में अचानक से बढ़ोतरी देखी गई। पिछले 12
12 घंटों के दौरान ही सोना 1597 रुपए और बढ़कर अभी अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है 1,06,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। इसी साल अब तक सोना 29,859 रुपए महंगा हो चुका है, यानी लगभग 30,000। और चांदी भी अभी 1,23,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। 1.25 लाख के आसपास तो चांदी ऑलरेडी पहुंच चुकी है। चांदी की कीमत में भी बीते दिन 387 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है और सोने की कीमतें भी आसमान छू रही है। अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। तो अभी जो सोना इतना महंगा हो रहा, इस पर आईसीआईसीआई बैंक ने रिपोर्ट जारी की और कहा कि इस साल 2025 के अंत तक तो सोना 99,500 से लेकर 1,10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बीच में कारोबार करेगा, मतलब बीच में बना रहेगा। लेकिन अगले साल 2026 की पहली 6 माही में ही सोने का दाम 1,10,000 रुपए से बढ़कर 1,25,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक बढ़ जाएगा। हालांकि सोने की अमेरिकी घटनाक्रमों से प्रभावित होगा, तो अमेरिकी गवर्नमेंट टैरिफ वगैरह पर क्या फैसले लेती है, डॉलर रुपया विनिमय दर पर भी सोने की कीमतें टिकी रहती हैं। तो जैसे जैसे अमेरिका की और भू राजनीतिक घटनाएं देखने को मिलेगी, सोने की कीमतों के अपडेट हमें पता चल जाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। अमेरिका से पहली बार भारत को हस्तांतरित होगी परमाणु तकनीक। 5 सालों के प्रयास के बाद रास्ता साफ हुआ। आखिरकार अमेरिकी कंपनी अपनी परमाणु प्रौद्योगिकी भारत को हस्तांतरित करने जा रही है। भले ही अभी टैरिफ की वजह से भारत के साथ तनावपूर्ण अमेरिकी संबंध चल रहे हो, लेकिन इनके बीच ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि अमेरिका की फ्लोसर्व कॉर्पोरेशन ने भारत की कोर एनर्जी सिस्टम लिमिटेड के साथ देश में परमाणु ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने प्राइमरी कूलेंट पंप पीसीपी प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण यानी टेक्नोलॉजी शेयर पर सहमति बनी है। दोनों कंपनियों के बीच समझौता हुआ, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है इंडिया अमेरिका के बिगड़ते रिश्तों के बीच, है ना। वैसे भारत को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि भले ही अमेरिका भारी भरकम टैरिफ लगा रहा हो, लेकिन एक झटके में अमेरिकी टैरिफ के नुकसान की भरपाई हो जाएगी, क्योंकि 4 देशों ने हामी भी भर दी है। इन 4 देशों का जल्दी भारत के साथ एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट व्यापार समझौता हो जाएगा। 1 अक्टूबर से ही प्रभावी लागू होगा। कानूनी रूप से भी प्रारूप शामिल हुआ और इस समझौते से भारत को $100 अरब से भी ज्यादा का निवेश मिलेगा। तो ये एक भारत के लिए अच्छी बात है। देखिए भारत व ईएफटीए के बीच भी व्यापार समझौता फाइनल हो चुका है, जो कि 1 अक्टूबर से लागू होगा। खुद स्विट्जरलैंड की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई और एक अच्छी रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि भारत अमेरिका के बीच भी ट्रेड डील नवंबर महीने तक होने की उम्मीद है। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि चीजें जल्द ही पटरी पर लौटेगी। अभी भारत पर भले ही अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा रखा हो, लेकिन जल्दी दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता ट्रेड डील होने की उम्मीद है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बयान में कहा कि भारत टैरिफ लगाकर हमें मार रहा है। मैं टैरिफ को सबसे बेहतर समझता हूं। पहले उन्होंने कहा था कि भारत का अमेरिका से एक तरफा रिश्ता है, उसके बाद अब उन्होंने भारत पर सीधा एलिगेशन लगाया और कहा कि भारत हम पर टैरिफ लगाकर हमें मार रहा है। देखिए जरा, चलिए अगला अपडेट देखिए। रिलायंस जियो कंपनी का यूजर बेस 50 करोड़ के पार पहुंचा। ये आंकड़ा अमेरिका, यूके और फ्रांस जैसे देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है और इस मौके पर जियो कंपनी ने कई ऑफर्स भी पेश किए, यानी जियो के कुल यूजर्स की संख्या 500 मिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है और भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है रिलायंस जियो। अभी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी बन चुके हैं। चलिए अगली खबर आ रही है। दिल्ली में रोड परियोजनाओं पर खर्च होंगे 50,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 1 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं और अब अगले 6 महीनों में दिल्ली में सड़क परियोजनाओं पर 50,000 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। पंजाब राज्य में जो अभी भारी बारिश और बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। इस बीच पंजाब सरकार ने राज्य को आपदा प्रभावित राज्य घोषित कर दिया है। बाढ़ की चपेट में हैं 23 जिले। देश की राजधानी दिल्ली में भी यमुना नदी ने तोड़ा 2010 का रिकॉर्ड और भी देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। मैं आपको आगे बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। देखिए दिल्ली एयरपोर्ट पर भी 340 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हुई है भारी बारिश के हालातों की वजह से। गाजियाबाद में भी 1 मंजिल तक घर डूब गए, इतना पानी भरा हुआ है। नोएडा में भी दिन में भी मानो अंधेरा सा छा गया। तो पूरे मौसम समाचार जानेंगे आगे। फिलहाल देखिए अगली खबर। CUSB के प्रयोगशाला कर्मी डॉक्टर राजकुमार सरदार को सर्वश्रेष्ठ ओरल प्रेजेंटेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। इस राज्य में 11% तक बढ़ गया है DA। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने आने वाले दशहरा के पर्व से पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों को यह बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 5वें और 6ठे वेतन आयोग के कर्मचारियों व पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते यानी DA में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है और इस मंजूरी के बाद अब 5वें वेतनमान पर कर्मचारियों का DA जो पहले 455% था वो बढ़कर अब 466% हो गया है और 6ठे वेतनमान वालों के लिए DA जो 246% था वो बढ़कर 252% हो गया। तो इससे उत्तराखंड राज्य के लाखों कर्मचारियों को और पेंशन धारकों को हर महीने 1200 से 2200 रुपए तक अतिरिक्त लाभ मिलेगा ना। और कब से मिलेगा ये बढ़ा हुआ DA का लाभ? तो समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 से ही उत्तराखंड सरकार ये बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ देगी सरकारी कर्मचारियों को, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने मराठों को कुणबी प्रमाण पत्र देने का विरोध
किया। उन्होंने कहा कि अब वो कोर्ट भी जाएंगे। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा मराठा आरक्षण को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, अनशन पर थे मनोज जरांगे, तो सरकार ने उनकी कुछ मांगे मान ली। उसके बाद उन्होंने हड़ताल भी खत्म कर दी। इस बीच अब महाराष्ट्र के मंत्री की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। और कुछ बड़ी हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देखिए दोस्तों। इजराइल हमास युद्ध के बाद अब गाजा में कम से कम 21,000 बच्चे विकलांग हो गए। संयुक्त राष्ट्र समिति की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा। देखिए युद्ध की वजह से कितनी भयंकर तबाही मचती है। इन डेटा, इन आंकड़ों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हजारों लाखों बच्चे और बड़े लोग मारे गए, वो तो अलग है, लेकिन 21,000 बच्चे तो विकलांग हो गए, जो जीवन भर अब परेशानियों का सबब झेलेंगे। और वही खबर है, जम्मू के अखनूर में बाढ़ में फंसे 44 नागरिकों को भी बीएसएफ ने रेस्क्यू किया। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर भी 207 मीटर बढ़ा। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को करवा पूजा की ढेरों शुभकामनाएं भी दी। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गुरुवार को पंजाब राज्य का दौरा करेंगे, बाढ़ के हालातों का जायजा लेंगे। वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए अल्पसंख्यकों के लिए राहत की खबर है। दिसंबर 2024 तक आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अब भारत में रह सकेंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करके पासपोर्ट और वीजा की अनिवार्यता से छूट का ये बड़ा फैसला लिया है ऐसे लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुनवाई हुई और इसमें राज्यों ने कहा कि राज्यपाल का कानून बनाने में कोई रोल नहीं है। बंगाल, तेलंगाना और हिमाचल राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी। राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए डेडलाइन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और हिमाचल की सरकारों ने विधेयक को रोक कर रखने की विवेकाधिकार शक्ति का विरोध किया। विधानसभा से पास बिलों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली राज्यों की याचिकाओं पर यह सुप्रीम कोर्ट में लगातार 7वें दिन भी सुनवाई हुई। और इसमें राज्यों ने यह बात कही कि कानून बनाना विधानसभा का काम है, इसमें राज्यपालों की कोई भूमिका नहीं है, वे केवल औपचारिक प्रमुख होते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। कर्नाटक हाईकोर्ट बोला, यूट्यूब पर झूठी आपत्तिजनक बातें फैल रही हैं और मानहानि कानून इन्हें रोकने के लिए काफी नहीं है। एक कन्नड़ चैनल के एडिटर को फटकार लगाते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि आजकल यूट्यूब पर कई अफवाहें और आपत्तिजनक बातें इतनी आसानी से फैल रही हैं कि इनको रोकने के लिए केवल मानहानि कानून काफी नहीं है, बल्कि सख्त कानून बनाना चाहिए सरकार को, ऐसा। और एक केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चे को माता पिता दोनों के प्यार का हक होता है, चाहे अलग अलग देशों में ही क्यों ना रहते हो। पिता को वीडियो कॉल करने की इजाजत दी। एक पति पत्नी के तलाक मामले में बच्चे की परवरिश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने माता पिता दोनों की भागीदारी अहम बताई। और देखिए मराठा आंदोलन पर एक और रिपोर्ट सामने आ रही कि आजाद मैदान से 125 टन कचरा निकला, जो कि प्रदर्शनकारियों ने 5 दिन में जमा किया था। हाईकोर्ट ने पूछा कि सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई कौन करेगा। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने 29 अगस्त से 2 सितंबर तक जो आमरण अनशन किया था, तो उस मुद्दे को लेकर अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी मनोज जरांगे को फटकार लगाई। चलिए अगला अपडेट आ रहा, आयकर अधिनियम 2025 को लेकर खबर देखिए। भारत के नए कर ढांचे की नींव रखी जा चुकी है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा, यानी लागू हो जाएगा। सरकार जो न्यू इनकम टैक्स बिल लेकर आ रही है, उसको लेकर फाइनल अपडेट जारी किया है। जो नया वित्त वर्ष शुरू होगा 2026, उससे ही आपको ये हमारे देश में नए इनकम टैक्स के रूल्स रेगुलेशंस वगैरह देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए खबर देखिए। आईआईटी जोधपुर के डायरेक्टर और प्रोफेसर के बीच मारपीट की घटना देखी गई। रजिस्ट्रार बोले फैकल्टी ने निदेशक पर जानलेवा हमला किया। टीचर ने भी आरोप लगाया कि मुझे मारने की कोशिश हुई। ये बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई आईआईटी जोधपुर परिसर में। और खबर है, राहुल गांधी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पंजाब अमृतसर आएंगे। बाढ़ प्रभावित इलाकों में गुरदासपुर और कपूरथला का दौरा भी करेंगे। और वहीं खबर देखिए, हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की डिफॉल्ट बेल याचिका खारिज हुई। पुलिस की 2 एप्लीकेशन मंजूर की। कोर्ट ने चालान के पब्लिश होने पर रोक लगाई। 10 तारीख को अब इनकी अगली पेशी होगी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में अभी भी जेल में बंद है ज्योति मल्होत्रा। और वहीं देखिए, हरियाणा की टीचर मनीषा की जो मौत हुई थी, उस मामले पर अब हरियाणा भिवानी पहुंची सीबीआई की टीम, जहां का ये मामला है। जांच सौंपने के 8 दिन बाद सीबीआई टीम आई। हरियाणा पुलिस से रिकॉर्ड मांगा। हत्या है या इस मामले में खुद मनीषा ने ये कदम उठाया, इसका राज अब सीबीआई खोलेगी। और देखिए, हरियाणा में 5 लाख का एक इनामी मेनपाल बादली भी गिरफ्तार हुआ, जो कि 7 साल से कंबोडिया में छिपा था। चाचा की हत्या कर गैंगस्टर बनने का आरोप है इस पर। और खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले डीपीआर बनाने वाले कल्प्रिट हैं। 3500 करोड़ से बना मनाली कुल्लू 4 लेन टूटा। अधिकारियों को भी अंधा बताया उन्होंने। और वहीं इधर भाजपा ने विपक्ष पर फिर से फर्जी वोटर आईडी के आरोप लगाए। भाजपा बोले कि खेड़ा की पत्नी के पास भी 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। उन्होंने डिटेल शेयर की। कांग्रेस नेता का नाम भी 2 लिस्ट में होने का दावा किया गया था। और तेलंगाना की राजनीति से एक और बड़ी खबर देखिए, केसीआर की बेटी कविता ने अब पार्टी एमएलसी के पद से भी इस्तीफा दे दिया। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, उनकी मां ने खुद बीआरएस से उनको निलंबित कर दिया था। भाइयों पर भी पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया। इस बीच अब बीआरएस नेता के कविता ने खुद ही इस्तीफा दे दिया एमएलसी पद से। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट कंपनियों में काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 10 किए। कहा कि इससे राज्य में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से प्राइवेट कंपनियों में काम करने के हावर्स में ये बदलाव किया गया और महत्वपूर्ण बड़ा फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में। वैसे तो ये नियम कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में पहले से ही लागू है, लेकिन अब महाराष्ट्र में भी ये नया नियम लागू होगा ना। और वहीं देखिए, शीना बोरा हत्याकांड मामले पर इंद्राणी की बेटी बोली कि सीबीआई चार्जशीट में मेरे बयान फर्जी हैं। पीटर मुखर्जी के बेटू ने मां के पुश्तैनी गहने और 7 करोड़ केस चुराए। उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए। ये 2012 का काफी पुराना मामला है ना। और 2020 दिल्ली दंगा मामले पर भी खबर आ रही है। शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत को नामंजूर किया, 9 याचिकाएं खारिज हुई। और एक बड़ा दावा किया जा रहा मीडिया रिपोर्ट्स में कि भारत को S-400 डिफेंस सिस्टम देगा रूस। रशियन अफसर बोले कि दोनों देश सहयोग बढ़ा रहे हैं। SCO समिट में मोदी बोले थे कि भारत रूस बुरे दौर में भी एक दूसरे के साथ रहते हैं। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश मेरठ जेल में बंद मुस्कान बोली कि मैं श्री कृष्ण जैसा बेटा चाहती हूँ। देखिए मतलब खुद के कर्म तो ऐसे है कि खुद अपने पति सौरभ की जान लेकर जेल में बंद है और बेटा चाहिए कृष्णा जैसा। वैसे अभी मुस्कान 6.5 महीने की प्रेग्नेंट है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यह है कि आखिर बच्चे का असली पिता कौन है, सौरभ या साहिल, जो कि मुस्कान का आशिक है। तो ये DNA रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता चलेगा। जांच पड़ताल अभी भी चल रही है इस मुद्दे पर। चलिए अगला अपडेट देखिए। गाँव में भी अब जीवन, स्वास्थ्य और संपत्तियों को मिलेगा कवर, यानी इंश्योरेंस, बीमा वगैरह का लाभ मिल पाएगा। दिसंबर तक बीमा विस्तार के लॉन्चिंग की भी तैयारी की जा रही है। दरअसल ग्रामीण भारत के लिए जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति को कवर करने वाला बीमा उत्पाद बीमा विस्तार दिसंबर 2025 तक लॉन्च किया जा सकता है। ये जानकारी इंडस्ट्री संगठन की तरफ से दी गई। एक उद्योग संगठन ने बताया, जिसके तहत प्राइवेट इंडस्ट्री का भी ये प्लान है। प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए एक नया उत्पाद लॉन्च किया जाएगा ना। अच्छा, वैसे इंश्योरेंस सेक्टर पर एक और समझौता हुआ है। एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने ग्रामीण इलाकों में पहुंच बनाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ भी एक समझौता करार किया है। इसका भी मकसद यही है, रूरल एरिया में इंश्योरेंस की जागरूकता और पहुंच को बढ़ाना है। और वहीं खबर देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की। सीमा पार डेटा प्रवाह, पूंजी बाजार में सहयोग समेत कई अहम मुद्दों पर वार्तालाप हुई। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त